हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुराग वाजपेयी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, अयोध्या यूपी से। पिछले भाग में हमने वीडियो के देखा था कि पीलिया कितने प्रकार का होता है, पीलिया क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, बचाव क्या है, इसका उपचार क्या है। तो पीलिया के हमने 3 प्रकार सामान्यतः बताए थे। तो पिछले वीडियो में हमने सामान्य पीलिया की बात की थी। इस वीडियो में हम विषाणु जनित पीलिया के विषय में बात करेंगे। विषाणु जनित पीलिया पहले बात कर रहा हूँ कितने प्रकार के होते हैं। लगभग 5 प्रकार के होते हैं। साइंस के मुताबिक ये 5 के प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। अब वायरल हेपेटाइटिस होता क्या है, सबसे पहले तो ये बात आती है। हेपेटाइटिस का मतलब है लीवर में सूजन, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। ये किसी भी कारण से हो सकता है। जो वायरस से होता है, विषाणु से होता है, तो इसको हम वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। आज इसी के विषय में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे कि ये वायरल हेपेटाइटिस क्या होता है और कैसे फैलता है, इसके बचाव क्या हैं, इसके तरीके क्या हैं, इसका उपचार क्या है। ये वीडियो फ्रेंड्स नीट स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, और समाज के लिए तो ये जागरूकता फैलाता हुआ वीडियो है ही है। आइए पहले बात करते हैं वायरल हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस ए और ई की पहले बात करते हैं। हेपेटाइटिस ए और ये दोनों हेपेटाइटिस वाटर बॉर्न है, फूड बॉर्न है। मतलब अनयूजुअल, अनहाइजीनिक, अस्वच्छ पानी से और गंदे खाने से ये दोनों हेपेटाइटिस फैलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हेपेटाइटिस ए बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन है, मगर ऐसा है नहीं। ये सभी में होता है और हेपेटाइटिस ई भी सभी में होता है। इन दोनों की मैं समीक्षा एक साथ इसलिए कर रहा हूँ ताकि इन दोनों में विशेष कोई खास अंतर नहीं है। दूसरी चीज़, ये दोनों हेपेटाइटिस एक्यूट होते हैं। अब एक्यूट और क्रॉनिक में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता दूँ। एक्यूट तब हम बोलते हैं जब एक बीमारी आई, कुछ समय पीक पे रही और सेल्फ लिमिटिंग रही और अपने आप ठीक हो गई, या एक कम उपचार से वो ठीक हो गई, इसको कहते हैं एक्यूट। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, बीमारी आई, काफ़ी लंबे समय तक रही और काफ़ी लंबा उपचार चला और वर्षों तक ठीक नहीं हुई और वर्षों बाद या तो ठीक हुई, इसको कहते हैं क्रॉनिक। तो हमने दोनों मतलब समझ लिए, एक्यूट एंड क्रॉनिक। अब हेपेटाइटिस ए और ई एक्यूट हैं, ये फीकल ओरल रूट से फैलते हैं। अब कैसे फैलते हैं ये जानें। देखिए, गंदा खाने से, गंदा पानी पीने से ये सबसे ज़्यादा फैलते हैं। अब फीकल ओरल रूट होता क्या है। मान लीजिए बाय चांस किसी होटल में या किसी ढाबे में हम गए, उसका सीवेज का पाइप और ड्रिंकिंग वाटर का पाइप दोनों एक जगह पे गया हो, और सीवेज का पाइप फट गया हो और ड्रिंकिंग वाटर का पाइप फट गया हो, उसका जो पानी उसने सर्व किया, उससे हेपेटाइटिस ए और ही होने का खतरा सबसे ज़्यादा हो जाता है। या आपने अनहाइजीनिक फूड खा लिया, कटे हुए फल, लंबे समय तक कटे हुए फल खाना भी हेपेटाइटिस ए और ई की सामत है होने की। अब इसमें लक्षण क्या क्या आते हैं हेपेटाइटिस ए और ई में। देखिए, दोनों में लक्षण लगभग एक प्रकार से होते हैं। दोनों में लक्षण की मैं बात करूं तो पहले कमजोरी से स्टार्ट होता है, वीकनेस, थोड़ा पीलापन आता है आँखों में, बिलिरुबिन बढ़ता है बॉडी का, पेशाब हल्की पीली होती है, कमजोरी बहुत ज़्यादा लगने लगती है, सर घूमने लगता है, उल्टियाँ होती हैं, जी मचलाता है, पेट में दर्द हल्का या ज़्यादा हो सकता है, फीवर आता है। एक सिग्निफिकेंट है इसका कि इसमें फीवर भी आता है, और पेट में दर्द, शरीर में दर्द, और स्वेटिंग होने लगती है, और मल का रंग चेंज हो जाता है। यह हेपेटाइटिस ए और ई का है। अब इससे हम बचाव कैसे करें। बचाव सिंपल है कि अच्छा खाएं और स्वच्छ पानी पिएं। अगर हमारे पास आरओ की सुविधा लगाने की नहीं है या फिल्टर वाटर की सुविधा नहीं है तो पानी को बॉईल करके तब पिएं। बाहर के गंदे खाना खाने से बचें, जहाँ खाएं अच्छा खाएं। अब हेपेटाइटिस ई की कोई वैक्सीन डेवलप नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अब आ जाते हैं हम कि ये क्या क्रॉनिक हो सकता है। नहीं, क्रॉनिक नहीं हो सकता है। कई केसेस में क्रॉनिक नहीं देखा गया है।
अच्छा, साइंस ऐसा मानती है कि हेपेटाइटिस ए और ई सिरोसिस नहीं करते हैं, लीवर को ख़राब नहीं करते हैं, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। कुछ केसेस में इसमें भर्ती की आवश्यकता होती है। 100 में 70% केस सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। 30% केसेस में इसमें भर्ती की आवश्यकता होती है, जिसमें हम मरीज़ को भर्ती करते हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं, कुछ मेडिकेशन एडवाइस करते हैं जैसे अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड और फ्लूइड रिप्लेसमेंट और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं मरीज को। अब इसके अलावा हेपेटाइटिस ए और ई से बचाव हो गया। इसका ट्रीटमेंट प्लान मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से इसको ट्रीट कर सकते हैं, और ये बहुत क्रॉनिक नहीं होता है। और इसमें जांचें क्या क्या हो सकती हैं ये आवश्यक है जानना। कोई मरीज़ हमारे पास आता है, अगर कोई कम उम्र का मरीज़ आता है या अधिक उम्र का आता है, तो वो अपने आप लक्षण बताएगा। डॉक्टर हमें कमज़ोरी लगती है, थोड़ा सा स्वेटिंग ज़्यादा होती है, पसीने ज़्यादा आते हैं, काम करने का मन नहीं होता है, शरीर में पीलापन होता है, फीवर आता है, पेट में दर्द होता है। इसके लिए हम रूटीन जांच कराते हैं, LFT, CBC, अल्ट्रासाउंड, यूरिन, ये जांचें हम कराते हैं। अगर इसमें हमें कोई भी शंका लगती है तो हम तुरंत हेपेटाइटिस ए और ई की प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट एलाइजा कराते हैं। ये बात हो गई हेपेटाइटिस ए और ई की। अब हम हेपेटाइटिस बी और सी की बात करें। हेपेटाइटिस बी और सी, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं जो कि मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी आवश्यक है और जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आवश्यक है। हेपेटाइटिस बी के सवाल से जो डबल स्टैंडर्ड DNA पे है, बाकी सारे जो वायरस हैं वो RNA वायरस हैं, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस हैं। और बी और सी की अब बात करते हैं विवरण में। बी और सी, हेपेटाइटिस बी की पहले बात करते हैं। हेपेटाइटिस बी फैलता कैसे है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, पहला। दूसरा कारण क्या है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ये ज़्यादातर अनसेक्सुअल प्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट विकासशील देशों में होता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। इससे हेपेटाइटिस बी फैलता है। टेटू गुदवाने से फैलता है, क्योंकि टेटू एक ही नीडल से कई लोगों को टेटू गुदा जाता है। तीसरा, जो ड्रग यूजर्स होते हैं, जो इंट्रावेनस ड्रग यूजर होते हैं, उनमें देखने को मिलता है। और वर्टिकल ट्रांसमिशन भी इसका होता है, यानी कि माँ से जो बेबी है उसको भी फैल सकता है। ये हेपेटाइटिस बी की बात हो गई। अब इसमें लक्षण क्या क्या आते हैं? इसमें लक्षण भी बहुत पहले स्टार्टिंग स्टेज में बहुत कम आते हैं। जब ये क्रॉनिक होने लगता है तब लक्षण देने लगता है। क्या लक्षण आते हैं? कमजोरी लगना, सर का चक्कर आना, मल का रंग चेंज होना, पेशाब का रंग चेंज होना, शरीर में खुजली होना, बालों का कम होना, बाल झड़ना, पेट में हल्का भारीपन, पेट में गैस का बहुत ज़्यादा बनना, सीने में हल्की जलन होना, उल्टी होना या जी मचलाना। और क्रॉनिक केसेस में खून की उल्टी होना बहुत कॉमन है। अगर ये लक्षण काफ़ी समय तक रहे, अगर ये बीमारी ट्रीट नहीं हुई, तो पेट में पानी भर जाना भी इसका प्रमुख लक्षण है, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम एसाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस बी का बचाव क्या करें? हेपेटाइटिस बी का बचाव हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, जो कि एक नियत समय पर लगती है और जो हेपेटाइटिस बी को बचाती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट एंटीवायरल ड्रग्स हैं, जो कि हेपेटाइटिस बी की जांच करा के हम देते हैं। इसमें जांचें क्या क्या होती हैं? पहले तो रूटीन जांच होती है, सिम्प्टोमेटिक, CBC, LFT, KFT, यूरिन और अल्ट्रासाउंड। उसके बाद हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। अब आ जाए एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं हेपेटाइटिस में। सरफेस का एंटीजन होता है, इन्वेलप एंटीजन होता है और सबसे अंदर कोर एंटीजन होता है। इन सारी जांचें कराते हैं हम HBsAg, HBeAg और HBcAg। ये तीनों जांच कराते हैं, क्रॉनिकसिटी देखते हैं, और फिर हम हेपेटाइटिस बी का वायरल लोड कराते हैं कि ब्लड में कितने वायरस हैं हेपेटाइटिस बी के। उसके बाद हम ड्यूरेशन बताते हैं ट्रीटमेंट का, कि ये ट्रीटमेंट आपका 6 महीने चलेगा, 9 महीने चलेगा, साल भर चलेगा कि और ज़्यादा चलेगा।
अब मरीज हमसे पूछते हैं क्या हम कभी ठीक होंगे? जी बिल्कुल, इसकी बात हम आगे बताएंगे आपको कि मरीज ठीक होंगे कि नहीं होंगे। अगर मरीज की लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, वो अल्कोहल का सेवन लगातार कर रहा है, या किसी नशे पे है, या किसी ऐसी ड्रग पे है जो उसको नुकसान कर रही है, जो छूट नहीं सकती है, तो वो ठीक होने की संभावना कम से कम है। या मरीज़ सही स्टेज पे हमारे पास आ गया है, कोई नशा नहीं करता है, कोई ऐसी ड्रग की लत नहीं है, तो मरीज़ की ठीक होने की संभावना ज़्यादा है। एक सपोर्टिंग थेरेपी, एंटीवायरल थेरेपी पे मरीज़ है, जब 6 महीने या 9 महीने ट्रीटमेंट के बाद जब वायरस उसकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं तो एंटीजन हमेशा पॉजिटिव आता है, HBsAg हमेशा पॉजिटिव आता है, मगर वायरल लोड निगेटिव हो जाता है। हम उसकी हर 6 महीने, पहले 3 महीने पे, फिर 6 महीने पे हम स्क्रीनिंग टेस्ट कराते रहते हैं। अल्ट्रासाउंड, LFT और हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग टेस्ट उससे कराते रहते हैं। अब क्या ये आगे कोई और लक्षण कर सकता है, जैसे लीवर कैंसर या सिरोसिस ऑफ लीवर? जी बिल्कुल कर सकता है। अगर ये क्रॉनिक ज़्यादा है और अनट्रीटेबल है, अगर इसका ट्रीटमेंट आपने नहीं कराया है और छोड़ दिया है, तो यह हेपेटाइटिस बी का वायरस सिरोसिस ऑफ लीवर भी कर सकता है और लीवर कैंसर भी कॉज कर सकता है। लीवर कैंसर को हम हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा कहते हैं। इसके विषय में मैं आगे बताऊंगा किसी वीडियो में आपको, अभी मैं संक्षेप में आपको हेपेटाइटिस बी के विषय में बता रहा हूँ। अब बात आती है हेपेटाइटिस सी की। हेपेटाइटिस सी भी एजेटिक हेपेटाइटिस बी की तरह फैलता है। किस तरह से फैलता है? टेटू गुदवाने से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से और इंट्रावेनस ड्रग यूजर से। हेपेटाइटिस सी के लक्षण, इसके लक्षण थोड़ा धीमे से आगे आते हैं। लक्षण एजेटिस बी जैसे ही होते हैं, शरीर में खुजली होना, बालों में कमी आना, फीवर रहना हल्का, बॉडी शाम के समय थोड़ी गर्म रहना और आँखों में पीलापन हल्का दिखना, मल का रंग चेंज होना, पेशाब का रंग चेंज हो जाना, शरीर में दर्द रहना, जल्दी थकान हो जाना। सबसे बड़ा लक्षण है हेपेटाइटिस सी का कि थकान बहुत जल्दी हो जाती है। थोड़ा सा काम करता है आदमी थकावट महसूस करता है। उसके अलावा कमजोरी लगना, ऐसे प्रमुख लक्षण हैं हेपेटाइटिस सी के। इसके लिए जांचें कौन कौन सी होती हैं? इसके लिए जांचें हेपेटाइटिस सी का स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं हम, जिसको कहते हैं NTSCV टेस्ट। इसमें यह पता चलता है कि हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो 2 जांच फिर कराते हैं। एक हेपेटाइटिस सी का वायरल लोड, जैसे हेपेटाइटिस बी का हमने वायरल लोड कराया, वैसे हेपेटाइटिस सी का वायरल लोड कराते हैं कि हेपेटाइटिस सी में कितने वायरस बॉडी में हैं हेपेटाइटिस सी के। इसके बाद जीनोटाइपिंग, कि कितने प्रकार के जीन और कौन सा जीन बॉडी में है। 6 प्रकार के लगभग जीनोटाइपिंग देखा जाता है। जीनोटाइप 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। 3 इंडिया में कुछ ज़्यादा कॉमन है जीनोटाइप 3। जीनोटाइप 1 और 2 एशियन कंट्री और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा कॉमन है और अफ्रीकन में भी ज़्यादा कॉमन है। अब जीनोटाइपिंग कराने के बाद हम जीनोटाइप के हिसाब से एंटीवायरल ड्रग उसमें देते हैं कि कौन सी एंटीवायरल ड्रग चलेगी। कभी कभी हम इंटरफेरॉन का इंजेक्शन भी देते हैं। इसके अलावा अब इससे बचाव क्या है? हम हेपेटाइटिस बी और सी दोनों के लिए एक बचाव मरीज को बताते हैं कि वो कभी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, टूथब्रश अपना यूज करना है, ब्लेड अपनी यूज करना है, ये शेयर नहीं करना है इनको। और अगर वो अपने पार्टनर के साथ संबंध बना रहे हैं तो प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना है। बी और सी के मरीज को हम कहते हैं। अब बी और हेपेटाइटिस सी का जो ट्रीटमेंट चलता है वो लगभग 3, 6 और 12 महीने के आसपास का चलता है। ये डिपेंडिंग ऑन जीनोटाइप और फेज इंटरवल और वायरल लोड के हिसाब से हम देते हैं। जब मरीज ठीक हो जाता है तो पूर्ववत अपनी
स्थिति में पहुंच जाता है और फिर से अपने सारे डेली रूटीन के काम करने लगता है। क्या ये क्रॉनिक है? जी बिल्कुल, हेपेटाइटिस सी क्रॉनिक है। हेपेटाइटिस सी अगर काफ़ी लंबे समय तक बॉडी में है तो ये लीवर कैंसर और सिरोसिस ऑफ लीवर कर सकता है। अगर ये ट्रीट हो गया है, बार बार स्क्रीनिंग टेस्ट में सामने नहीं आ रहा है, लीवर को नुकसान कम पहुंचाया है, तो इससे सावधानी बरतने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ठीक हो जाता है। मगर इसके साथ अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया ठीक से, समय पे इलाज नहीं कराया, समय से अपने डॉक्टर की परामर्श नहीं लिया, समय से एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं लिया, या हम दवा ले रहे हैं इसके साथ साथ हम नशा भी कर रहे हैं, शराब का सेवन भी कर रहे हैं या अन्य नशा कर रहे हैं, तो ये फिर ठीक तो किसी प्रकार से एंटीवायरल से हो जाएगा, मगर ये लीवर सिरोसिस ऑफ लीवर और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करके ही जाएगा। तो ये बात हो गई हेपेटाइटिस बी और सी। अब मैं एक केस स्टडी आपको बताऊंगा कि ये केस स्टडी इस तरह से बता रहा हूँ मैं आपको कि इसमें ये पता चलेगा कि कॉज क्या क्या है इसमें। एक पेशेंट मेरे पास आया, ए नाम का, मैं मरीज का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ए नाम का एक पेशेंट मेरे पास आया और उसको थोड़े सिम्टम्स थे, जैसे कि हल्का पेट में दर्द, भारीपन और पेट में उसके पानी सा आ गया था जिसको एसाइटिस कहते हैं। एक अल्ट्रासाउंड वो कहीं से करा के लाया था जिसमें माइल्ड टू मॉडरेट एसाइटिस दिखा रहा था। इसके बेसिस से मैंने उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट कराई, मरीज को हेपेटाइटिस बी निकला। वायरल लोड कराया तो करोड़ों में वायरस आए। फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा क्या आपने कभी किसी से ब्लड लिया? उसने कहा नहीं। मैंने कहा कोई आपने सर्जिकल प्रोसीजर कराया? उसने कहा नहीं, कभी कोई सर्जरी नहीं हुई। मैंने कहा कभी गांव में कोई इंजेक्शन वगैरह लगवाया आपने या टेटू गुदवाया? उसने कहा नहीं। मैंने कहा अपनी पत्नी के अलावा किसी और से संबंध? कहा नहीं। सारी चीज़ें निगेटिव। अब हुआ कैसे? हुआ इस कैसे ऐसे कि मैंने इससे पूछा कि आप करते क्या हो? तो उसने कहा मैं एक किसान हूँ। मैंने कहा कभी कोई निडिल काम करते वक्त आपको चुभी? उसने कहा हाँ, 4-5 साल पहले की बात है, हम खेत में काम कर रहे थे, एक सुई थी, निडिल टाइप की थी जैसे इंजेक्शन में होती है, वो हमारे पाँव में चुभ गई थी, जिससे काफ़ी खून बहा था। वो सुई इन्फेक्टेड रही होगी किसी ड्रग यूजर की जिसको हेपेटाइटिस बी रहा होगा, उससे इसको फैल गया। ये अननोन कॉज होते हैं हेपेटाइटिस बी और सी फैलने के। जितने मैंने कॉज बताए आपको किस तरह से फैल सकता है, उसमें एक कॉज ये भी है जिसको हम अननोन कॉज कहते हैं। इस तरह से भी हेपेटाइटिस बी और सी फैल जाता है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन उपलब्ध है, हम लगवा सकते हैं। हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं है। इससे बचाव क्या है? इसका बचाव यही है कि जितनी चीज़ें बताई मैंने उनका सही से पालन हो, और अगर बीमारी आती है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आवश्यक है। किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हिपेटोलॉजिस्ट से मिलके इसका ट्रीटमेंट करें और लोगों तक और बातों को कन्वे करें और सावधानी जरूर बरतें। इस वीडियो को आपने पूरा सुना। इसके अगले भाग में हम शराब से होने वाली पीलिया के विषय में बताएंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी जानकारी परक है और समाज के लिए भी है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुँचे। नमस्कार।